तो वेदांता लिमिटेड की बात करें तो यहाँ पे कंपनी ने ज़बरदस्त फैसला कर लिया है। आपको ये पता ही होगा कि वेदांता लिमिटेड हार मानने को तैयार नहीं है। कंपनी के जो चेयरमैन है वो लगातार शानदार फैसले करते हैं। अब यहाँ पे एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। इन्होंने चैलेंज किया उस फैसले को जो इनके खिलाफ आया था। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो यहाँ पे बड़े फंड हाउस ने देख सकते हो कि मेटल शेयरों में खरीदारी शुरू कर दी है। ऐसे में क्या है वेदांता के आगे की संभावना समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बाजार की बात कर ले तो BSE सेंसेक्स 76,060 के स्तर पर है, जहाँ पे 331 पॉइंट की गिरावट यानी 0.43% डाउन है बाजार। तो बाजार कमज़ोर जरूर है लेकिन इंट्राडे की जो गिरावट थी उससे रिकवरी हो, क्योंकि 900 पॉइंट तक की गिरावट हुई थी। बाजार थोड़ा संभला जरूर है। तो वेदांता लिमिटेड की बात करें तो इस समय 264 पर स्टॉक आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा, जहाँ पे आप ये देख ही सकते हो कि 0.076% की तेज़ी देखने को मिली है। तो तेज़ी आपको कम दिखाई देगी लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है कि बाजार में गिरावट हो रही है। गिरते बाजार में भी ग्रीन ट्रेड करना भी बड़ी बात हो जाती है। तो यहाँ पे 264 पर क्लोजिंग थी कल की और 262 पर कमजोरी के साथ शुरुआत हुई। अब 260 का इंट्राडे का लो बना, लेकिन उसके बाद जो खरीदारी देखने को मिली उसकी वजह से 265 तक चला गया। तो अच्छी बात है। अब यहाँ पे स्टॉक समझ सकते हो एक नई तेज़ी के लिए तैयार हो रहा है और आप समझ सकते हो कि निचले लेवल से तो बहुत अच्छा इसने रिटर्न भी दिया है। 150 रुपये का स्टॉक था जो अभी इस समय 250-60 के आसपास है, नहीं करीब 100 रुपीज़ अप पे है निचले लेवल से। लेकिन जो इसने हाई बनाया था अपना फ्रेश ऑल टाइम हाई, उससे 100 रुपीज़ नीचे भी है, डिस्काउंट पे है। ये भी सोचने वाली बात है। तो आने वाले समय ये बेहतर करेगा ऐसा उम्मीद की जा रही है। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, म्यूचुअल फंड ने लार्ज और मिड कैप जो स्टॉकों में कुछ यहाँ पे निवेश किया और कहीं पे कुछ बिकवाली की है। तो मेटल शेयर जो है वो उनकी राडार पे है और बाकी जो बैंकों के शेयर है उसमें उन्होंने बिकवाली कर दी है। तो वेदांता, एल्यूमिनियम और स्टेलाइट जैसे शेयरों में उन्होंने अपनी होल्डिंग को बढ़ा दिया है। तो जून महीने में म्यूचुअल फंड इस समय मेटल शेयरों को लेकर काफ़ी ज़्यादा बुलिश है और उन्होंने यहाँ पे खरीदारी देखनी शुरू कर दी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो अलग-अलग म्यूचुअल फंड्स हैं उन्होंने इस जून मंथ के दौरान 9,823 रुपीज़ की फ्रेश बाइंग की है और इनमें आप देखिए 97 स्टॉक के अंदर इन्होंने अपने एक्सपोजर को बढ़ा दिया है और इसमें 40 जो है फ्रेश परचेज़ किया है इन्होंने 40 शेयरों के अंदर। तो इससे एक बात तो समझ में आ रही है कि इस गिरते हुए बाजार में म्यूचुअल फंड निवेश कर रहे, इन्वेस्टमेंट कर रहे और कुछ ऐसे सिलेक्टिव सेक्टर है जहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग भी कर रहे हैं, जहाँ जो उनको लगता है कि अब यहाँ से निकल जाना चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम सेक्टर वाइज देखें तो नॉर्थ फेरस मेटल्स में देखें तो इन्होंने काफ़ी बड़ा नेट निवेश किया, करीब 1,530 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया है, जिसमें काफ़ी सारे म्यूचुअल फंड ने जून महीने में निवेश की संभावना को तलाशा है। इसके अलावा फेरस मेटल में भी अगर देखें तो 803 करोड़ रुपीज़ का इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट के अंदर 464 करोड़ का इन्होंने निवेश किया है। इसके अलावा भी देखें तो इन्होंने यहाँ पे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ के अंदर भी 463 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। कैपिटल मार्केट में 356 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ है। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में 348 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ है। तो टेलीकॉम इक्विपमेंट सेक्टर में 305 करोड़ का निवेश किया है। सीमेंट प्रोडक्ट और सीमेंट के बिजनेस में 302 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। तो ओवरऑल इन्होंने निवेश तो बढ़ा है, लेकिन बड़ा जो निवेश आ रहा है वो मेटल सेक्टर से आया है। अब यहाँ पे गौर करने वाली बात है कि जो सबसे बड़ा उनका इन्वेस्टमेंट निकला है करीब 2,180 करोड़ रुपीज़ का, वो बैंकों से निकला है। यानी बैंकिंग शेयरों में म्यूचुअल फंड ने अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर ली, यहाँ से वो निकल गए। तो जून में पोर्टफोलियो में रिसफल किया गया जिसमें इन्होंने बैंकिंग शेयरों को पसंद नहीं किया, बल्कि वहाँ से उन्होंने अपनी होल्डिंग को ट्रिम किया। और आप देख सकते हो कि इसके अलावा भी कुछ और सेक्टर है जिसमें उन्होंने अपना जो आउटफ्लो किया है। तो 548 रुपीज़ का देखें तो टेक्सटाइल अपैरल सेक्टर में इस तरह से जो आप देख सकते हो कि इनका निवेश घटा है, इन्होंने कुछ सेक्टर में से पैसा निकाला है। अब इनके टॉप पिक में अगर आप देखें तो वेदांता एल्यूमिनियम दिखाई देगा, मेटल सेक्टर का ये खिलाड़ी जिसमें काफ़ी ज़्यादा निवेश लगा है। करीब इन्होंने 717 करोड़ रुपीज़ का भारी निवेश किया है वेदांता
एल्यूमिनियम के अंदर। स्टरलाइट टेक्नोलॉजी के अंदर भी इन्होंने 329 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। इसके अलावा मारुति सुजुकी के अंदर इन्होंने 307 करोड़ का निवेश किया है। तो इस समय म्यूचुअल फंड सबसे ज़्यादा निवेश करें तो वो वेदांता एल्यूमिनियम में करें, मेटल शेयर पे वो भरोसा करें। तो अब यहाँ पे सेक्टर वाइज जो निवेश हुआ है, अब देखिए किस तरह से शेयरों में सबसे ज़्यादा निवेश हुआ है, उसमें आपको सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होता होगा दिखाई देगा वेदांता एल्यूमिनियम में 717 करोड़ का निवेश किया। उसके बाद में स्टरलाइट टेक्नोलॉजी यहाँ पे 329 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ है। मारुति सुजुकी इंडिया में 307 करोड़ का निवेश किया है। तो रिलायंस इंडस्ट्री में इन्होंने 262 करोड़ का फ्रेश इन्वेस्टमेंट किया है और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में 248 करोड़ का निवेश किया है। आप क्लियरली समझ सकते हो कि वेदांता एल्यूमिनियम पे बहुत ज़्यादा बुलिश है इस समय म्यूचुअल फंड। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, जैसे कि हमने ऑलरेडी कल के वीडियो में डिस्कस किया कि हाई कोर्ट ने वेदांता को झटका दिया, सिंगल बेंच ने उनके खिलाफ चले जो मामला था उसमें उनको सरकार का सहयोग किया और वेदांता के खिलाफ फैसला दिया। लेकिन अब इसी हाई कोर्ट के फैसले को चैलेंज कर दिया है अब वेदांता लिमिटेड ने। तो जो अपडेट निकल के आ रही है, वेदांता लिमिटेड ने दिल्ली हाई कोर्ट की सिंगल बेंच का जो फैसला था उसको डिवीजन बेंच में चैलेंज किया है। तो दिल्ली हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने गुजरात में CBOS2 ऑफशोर जो ऑयल एंड गैस ब्लॉक के लिए वेदांता का जो कॉन्ट्रैक्ट था उसका एक्सटेंशन देने से केंद्र सरकार के फैसले को सही ठहराया। यानी एक्सटेंशन नहीं दिया सरकार ने, उसको कैंसिल कर दिया कॉन्ट्रैक्ट को, उसका समय पीरियड पूरा हो चुका था और सिंगल जज के बेंच ने इस फैसले को सही माना था। अब इसी फैसले को वेदांता लिमिटेड ने दिल्ली हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच के सामने चैलेंज कर दिया है। तो वेदांता ने कहा कि माननीय दिल्ली हाई कोर्ट ने 22 जुलाई 2026 को CBOS2 ब्लॉक से जुड़े मामले में अपना आदेश सुनाया। हमने हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच के सामने उस आदेश के खिलाफ याचिका दायर की है। अब मामला कोर्ट के विचाराधीन है, यानी मामला फिर से कोर्ट में चला गया है। तो ये देखो कि अनिल अग्रवाल ने पहले दिल्ली हाई कोर्ट में अपील की थी गुजरात के कैम्बे बेसिन में उसके ऑफशोर ऑयल एंड गैस ब्लॉक को बनाए रखा जाए। यानी उनकी काफ़ी मेहनत है, काफ़ी सारा वहाँ पे एफर्ट लगाया, खर्च लगाया, तो वो उनको ब्लॉक आधे भी मिलना चाहिए। लेकिन अब देखिए कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने सितंबर 2025 में सरकार की 2017 की प्री NELP कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन पॉलिसी के तहत 10 साल का एक्सटेंशन देने से इनकार कर दिया है। यानी 2017 के तहत जो पॉलिसी थी उसके तहत अब और आगे एक्सटेंशन देने को सरकार तैयार नहीं है और ये सरकारी कंपनी को ब्लॉक दिया जा रहा है, जिसकी वजह से वेदांता ने यहाँ पे मायूसी के साथ ये कदम उठाया है। वैसे ये जो उनका कॉन्ट्रैक्ट है PSC 29 जून 2023 को खत्म हो गया था। हालांकि सरकार ने वेदांता के अनुरोध की समीक्षा के दौरान अंतरिम एक्सटेंशन दिए थे, इनको काफ़ी मौके भी दिए, ऐसा नहीं है। लेकिन बाद में इस एसेट को ऑयल एंड नेचुरल गैस को ट्रांसफ़र करने का फैसला किया गया, यानी 2023 से लेकर 2026 तक इनको मौका दिया गया। लेकिन फाइनली अब देखें तो ये ONGC को ट्रांसफ़र किया जा रहा है और इसी के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में इन्होंने चैलेंज किया था। लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने सरकार के फैसले को सही ठहराया। उसके बाद अब ये पूरा मामला डिवीजन बेंच के सामने चला गया, यानी वेदांता यहाँ पे हार मानने को तैयार नहीं है। अब यहाँ पे वेदांता का नया शेयर होल्डिंग बटन आ चुका। आप देख सकते हो कि प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग यहाँ पे ट्रिम की है। 54.72% की होल्डिंग थी जो घट के 56.38% पर आ गई है। अब प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग कुछ बेची है ट्यूब स्टार होल्डिंग के माध्यम से। लेकिन अच्छी बात यह है कि FIA ने अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ा दिया। 13.93% की होल्डिंग थी मार्च क्वार्टर में, जो जून में 15.78% हो चुकी है। इनकी संख्या जरूर कम हुई है, 949 हो चुके जो पहले 1027 हुआ करते थे। म्यूचुअल फंड ने भी अपनी होल्डिंग डिक्रीज किया, 6.90% की होल्डिंग थी जो घट के 4.60% आ चुकी है। इनकी संख्या भी कम हुई है, 44 से 40 हो चुके हैं। इसके अलावा इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने अपनी होल्डिंग डिक्रीज की है, 27.42% की थी जो घट के 26.67% के आसपास गए। ओवरऑल देखें तो यहाँ पे फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर का निवेश बढ़ रहा है। विदेशी निवेशक भरोसा करें, लेकिन इंडिया के निवेशक यहाँ पे प्रॉफिट बुक करने के मूड में है। पर आने वाले समय फिर से वेदांता यहाँ से बेहतर करता हुआ दिखाई दे सकता है। लॉन्ग टर्म नजरिया अच्छा है और इसको डिविडेंड का बादशाह कहा जाता है। बहुत अच्छा डिविडेंड कंपनी देती है और अब 5 कंपनियां बन चुकी है। आने वाले समय एक एक कंपनी अपने हिसाब से देने लगी और फिर से बेहतर होता हुआ दिखाई देगा सब कुछ। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।